सीजीएचएस के तहत भी 600 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया था और अन्य निजी अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध किया गया, जिसमें कोविड टीकाकरण सीवीसी के रूप में भी भाग लिया गया था। चरण तीसरा शुरू हुआ 1 मई 2021 को। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीके के लिए पात्र बन गए। यहाँ पर भारत सरकार से वैक्सीन की खुराक प्राप्त करने वाले सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों को पात्र जनसंख्या समूहों के लिए कोविड-19 टीकाकरण मुफ्त जारी रहा था। गेम कोविड वैक संयुक्त वेक्टर वैक्सीन, जिसे लोकप्रिय रूप से स्पुतनिक वी कहा जाता है, जिसे मैसर्स गामलेया इंस्टीट्यूट रूस द्वारा विकसित किया गया था, को भी अप्रैल 2021 में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अनुमति दी गई। गेम कोविड वैक संयुक्त वेक्टर वैक्सीन है, रूसी संघ में बनी है। मॉस्को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा इसे विकसित किया गया है और दुनिया भर के 30 देशों में ये अनुमोदित थी। दुनिया भर के 30 देशों में अनुमोदित है। अब 11 सितंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की, जिसके तहत ड्रोन का उपयोग करके दवाओं और टीकों की डिलीवरी की गई। बाद में MOCN 13 सितंबर 2021 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IITB को ड्रोन नियम 2021 से सशर्त छूट दे दी। ICMR को प्रायोगिक परिदृश्य आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में लाइन ऑफ साइट BVLOAS वैक्सीन वितरण भी की गई। भारत की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम के अपने पुराने कहावत द्वारा शासित है। विश्व एक परिवार है, जिसने भारत की वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन फ्रेंडशिप की अनूठी पहल को प्रेरित किया, जिसे 20 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। टीके 96 को वितरित किए गए थे और बांग्लादेश, नाइजीरिया, म्यांमार, भूटान सहित देश जनवरी 2021 में शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को महज 10 महीने के समय में 100 करोड़ टीकाकरण का मील का पत्थर पार किया था। परीक्षण और क्षमता निर्माण कार्य कैसे हुआ था? अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली इकाई ने वीबैक्स, जूम, MS टीम के माध्यम से कई अभिभाषी प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया। HMIS वेब एप्लीकेशन, डेटा एंट्री, रिपोर्ट और अन्य सुविधाओं पर विभिन्न स्तरों के 10,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं, राष्ट्रीय, राज्य, जिले और उपजिले सुविधाओं को प्रशिक्षित किया गया था। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रयास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सुनिश्चित करने के लिए कि लोग महामारी और गैर कोविड अस्पताल में भर्ती होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते। संक्रमण के परीक्षण और उपचार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विशिष्ट पैकेज अधिसूचित किए गए थे। इसके अलावा ABPMJAY प्रणाली से बदलाव किए गए ताकि राज्यों में ABPMJAY प्लेटफॉर्म पर गैर ABPMJAY लाभार्थियों का इलाज का विस्तार करने की अनुमति मिल सके। ABPMJAY लाभार्थियों के परीक्षण की सुविधा की संख्या बढ़ाने के लिए ICMR पंजीकृत प्रयोगशाला के पैनल के लिए एक डायरेक्ट लैब पैनल भी विकसित किया गया। आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से गैर कोविड गंभीर बीमारियों के लिए महामारी के कारण इन सेवाओं की आपूर्ति में कमी को संतुलित करने के लिए एक्सप्रेस पैनल तंत्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नागरिकों को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कोविड हेल्पलाइन 1075 की स्थापना की।
संचालन और प्रबंधन करके एक अत्याधुनिक कॉल सेंटर चलाने में अपने अनुभव का लाभ उठाया और मार्गदर्शन किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीकृत टोल फ्री हेल्पलाइन थी कि आने वाले सभी प्रश्नों को संबोधित किया जाए, संबंधित राज्यों को कार्रवाई के लिए पुनर्निर्देशित किया जाए। एनएचए ने कोविड एहतियाती मामलों के लिए स्वचालित वॉइस सक्षम टेली कॉलिंग पर एक अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में 60 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार करना था। एनएचए ने आरोग्य सेतु डेटा की सफाई और सत्यापन भी जारी किया था, जिससे नागरिकों द्वारा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में प्रदान किए गए डेटा को सटीक पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में चरण 3 प्रक्रिया के माध्यम से मान्य किया गया। एनएचए ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की ओर से 20 लाख से अधिक कॉल्स को भी हैंडल किया था। इंडियन रेड सोसाइटी ने काम किया। इंडियन रेड सोसाइटी ने भोजन, सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइज़र, दस्ताने, पीपीई किट, परीक्षण किट, वेंटिलेटर और इसी तरह की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू कर दी। स्थिति से निपटने के लिए प्रतिक्रियाओं को बढ़ाया। प्रकोप के प्रारंभिक चरण में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया था और लोगों और कमज़ोर समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता रोकथाम कार्यक्रम आयोजित भी किए गए थे। अब आया कोविन ऐप। कोविन ऐप को देश भर के टीकाकरण को ट्रैक करने, समर्थन देने के लिए विकसित किया गया था। टीकाकरण के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऐप को डिजी लॉकर और उमंग के साथ भी जोड़ा गया। टेलीमेडिसिन समाधान था ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी ओपीडी मूल रूप से रोगी से डॉक्टर टेली कंसल्टेशन प्रणाली थी, जो अप्रैल 2020 में चालू हुई। इस से अस्पताल में डॉक्टरों और रोगियों के बीच में सुरक्षित और संरचित वीडियो आधारित नैदानिक परामर्श के माध्यम से रोगियों को टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए MOHWF के लिए विकसित किया गया था। उनके घर ई संजीवनी ओपीडी 420 ऑनलाइन ओपीडी की मेजबानी की गई और प्लेटफॉर्म पर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी भी थी। इनमें से कई स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का प्रबंधन प्रीमियम अस्पतालों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें 5 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। एम्स और लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी शामिल थी। अक्टूबर 2021 तक ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म ने 55 लाख से अधिक परामर्श पूरे कर लिए थे। गृह मंत्रालय ने काम किया था। यहाँ पर गृह मंत्रालय ने हेल्प करी थी कि केंद्रीय गृह सचिव ने वायरस के खतरे को देखते हुए भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की स्थिति की समीक्षा की। आईटीबीपी क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखे गए वुहान से निकासी की शुरुआत की। छावला नई दिल्ली में उनके कोरोना वायरस परीक्षणों में नकारात्मक परीक्षण किए जाने के बाद सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाओं पर स्थित सभी आने वाले यात्री यातायात के लिए कुछ आवागमन भूमि जांच चौकियों को बंद कर दिया। MHA के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने वीज़ा और यात्रा प्रतिबंधों के बारे में सवालों के जवाब देने के साथ साथ काउंसलर सेवाओं का लाभ उठाने में भारत में विदेशियों की सुविधा के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी जारी की। यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित वर्तमान में भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को काउंसलर सेवाएं प्रदान की गई। MHA ने निजी सुरक्षा एजेंसी संघों से कहा कि ड्यूटी पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ व्यवहार करें, उसी के अनुसार भुगतान करें और तालाबंदी के दौरान छंटनी से बचें। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की गई। MHA के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिक, छात्रों और राज्यों के बाहर अन्य लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए एक सलाह जारी की गई। मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को भी लिखा कि वे कोविड-19 की दहशत को रोकने के लिए फर्जी खबरों से लड़ने के उपाय करें। भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से विदेशी में फंसे भारतीय नागरिकों को अनिवार्य आधार पर वापसी की सुविधा शुरू करी। यात्रा की व्यवस्था हवाई और समुद्र द्वारा की गई थी।
इस संबंध में एसओपी तैयार किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास डीआरडीओ ने क्या हेल्प करी? संगठन ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जब राष्ट्र को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। डीआरडीओ ने मिसाइल निर्माता, मुखौटा डिजाइनर और मुख्य युद्धक टैंक डिजाइनर से जीवन बचाने के लिए एक नव प्रवर्तनक के रूप में अपने तेज परिवर्तन के साथ आशा का संदेश फैलाया। कोविड केयर अस्पताल में डीआरडीओ ने पहली लहर के दौरान 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में 5 जुलाई 2020 को दिल्ली में 1000 बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल का निर्माण पूरा किया। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के इस कुशल और प्रभावी मॉडल के आधार पर अधिक खतरनाक दूसरी लहर के दौरान डीआरडीओ ने 500 ऑक्सीजन मुक्त बिस्तरों के साथ कोविड केयर सेंटर को फिर शुरू किया। कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट इसने किया था यहाँ पे SARS-CoV-2 के लिए सकारात्मक पाए गए मरीजों को संबंधित एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए निगरानी करने की आवश्यकता है। डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एलाइड साइंसेज ने SARS-CoV-2 IG एंटीबॉडी एलिसा डिटेक्शन किट, एक तेज और विश्वसनीय एंटीबॉडी टेस्ट किट को विकसित किया था। डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 से पीड़ित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दवा बनाई गई थी। 2DG का एक एंटी कोविड-19 चिकित्सा अनुप्रयोग विकसित किया गया था। दवा को 8 मई 2021 को कोविड-19 रोगियों में उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी। यह वसूली में तेजी लाने और ऑक्सीजन निर्भरता को कम करने में मदद करने के लिए पाया गया था। डीआरडीओ ने एक अनूठी प्रणाली ऑक्सीकेयर भी विकसित की जो कि व्यक्ति के SpO2 स्तर को महसूस करती है और तद अनुसार एक सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। इस प्रकार रोगी द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को अनुकूलित करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसने क्या हेल्प करी थी कि आरोग्य सेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई। 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा सरकार कोविड-19 प्रयासों में मदद करने के लिए लॉन्च कर दिया गया। फिर इसे ऐप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पद्धति के आधार पर काम करता है और ये देश भर में बीमारी के प्रसार की पहचान, निगरानी और उसे कम करने में मदद करता है। ऐप सरकार की पहल को भी बढ़ाती है। ये ऐप के उपयोगकर्ताओं को बीमारी की रोकथाम से संबंधित जोखिमों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रासंगिक सलाह के बारे में सूचित करती है। आरोग्य सेतु IVRS सिस्टम ये फीचर फ़ोन और लैंडलाइन वाले नागरिकों को इस प्लेटफॉर्म को आरोग्य सेतु अम्ब्रेला के तहत कॉन्फ़िगर किया गया था। इसे शुरुआत में तमिलनाडु सरकार के सहयोग से शुरू किया गया। मई 2020 में इस प्लेटफॉर्म को अखिल भारतीय स्तर पर फिर लॉन्च किया गया और टोल फ्री नंबर पर संचालित किया गया जिसे मिस्ड कॉल सेवा के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया था। RT-PCR और RATI मोबाइल ऐप बना। अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने ICMR के लिए रति मोबाइल ऐप को अधिकृत नमूना संग्राहक द्वारा प्रतिबंधित उपयोग के लिए मुफ्त ऐप के रूप में विकसित किया। ऐप को भारत में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से गुजरने वाले व्यक्ति रोगी के विवरण के संग्रह की सुविधा के लिए विकसित किया गया। ऐप का मतलब है पूरे भारत में अधिकृत नमूने संग्राहकों फ्लेबोटोमिस्ट द्वारा उपयोग किया जाता है, न कि आम जनता या रोगियों के द्वारा। RT-PCR और RATI मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म एक वेब पोर्टल पर विकसित किए गए ताकि निगरानी के लिए स्थान पर मरीजों की गुणवत्ता और सटीक डेटा सुनिश्चित किया जा सके। अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग के लिए ICMR को नमूना विवरण तत्काल स्थानांतरित किया जा सके। एनीवेयर पोर्टल से काम किया गया। वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल का विकास सरकारी कर्मचारियों को एक मंच पर विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को एकीकृत करके अपने आधिकारिक काम को ऑनलाइन करने के लिए सुरक्षित और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया था। यह पोर्टल सरकारी अधिकारियों को संगठन में चल रहे विभागीय अनुप्रयोगों तक पहुंच के साथ कार्यालयों से कार्य संस्कृति से घर में कार्य के लिए सुगम संक्रमण के माध्यम से एक लचीला, उत्तरदायी और डिजिटल कार्यस्थल प्रदान करता है।
यह SOSO के माध्यम से दूरस्थ कार्य व्यवस्था को सुरक्षित करके गोपनीयता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और नोटिस और सर्कुलर प्रकाशित मीडिया गैलरी और सोशल मीडिया फीड तक पहुंच को सक्षम बनाता है। डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया गया था। स्वदेश NTC थर्मामीटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए एक डिजिटल थर्मामीटर विकसित किया गया। यह थर्मामीटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान सीमा प्रदान करता था। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वितीय श्रेणी के अनुसार थर्मामीटर का रिजोल्यूशन 0.1 डिग्री सेल्सियस और सटीकता 0.2 डिग्री सेल्सियस है। लॉकडाउन के दौरान वाहनों की आसान आवाजाही के लिए पास बनाने के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सर्विस प्लस ढांचे का उपयोग करके पास सिस्टम को तेजी से विकसित किया गया था। इन समाधानों ने तालाबंदी के बीच देश के अन्य हिस्सों में फंसे निवासियों को आवाजाही को भी आसान बना दिया। कई राज्यों ने कम समय में इन समाधानों को लागू किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या काम किया था? सूचना और प्रसारण मंत्रालय वास्तविक समय के आधार पर प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी के प्रसार के विशाल कार्य को लेते हुए सूचना मंत्रालय और प्रसारण इसकी सभी मीडिया इकाई देश को वायरस के विभिन्न तथ्यों और पहलुओं के बारे में सूचित करने के लिए साथ आई। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB ने कोविड से लड़ने के लिए अपडेट की गई कार्रवाई तैयारियों पर नियमित लाइव प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया। बीमारी से संबंधित फर्जी खबरों की चिंता को दूर करने के लिए मंत्रालय ने PIB ने 2 अप्रैल 2020 को एक समर्पित कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट FCU का विस्तार किया। इसके अलावा महामारी के लिए एक बहुभाषी वेब पेज था। विभिन्न राज्यों में संदेश को बढ़ाने के लिए PIB की मुख्य वेबसाइट पर जारी किया गया था। नागरिकों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करके उन्हें तत्काल राहत प्रदान करके सोशल मीडिया का शमन करने वाला प्रभाव था। मंत्रालय द्वारा कोविड में संबंधित जानकारी और जागरूकता के लिए एक समर्पित ट्विटर हैंडल भी था, यहाँ पे दिया गया था। कोविड न्यूज़ बाय MIB #India Fights Corona बनाया गया। इन्फोग्राफिक्स बनाए गए थे। अन्य क्रिएटिव के माध्यम से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रामाणिक और सही जानकारी को बढ़ाई गई। दूरदर्शन यानी DD चैनल पर ऑल इंडिया रेडियो पर भी सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के बारे में लोगों को सूचित किया गया। डॉक्टर्स स्पीक और कोविड वॉरियर्स जैसे विशेष और नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में सबसे आगे थे। कोविड-19 के बाद व्यवहार परिवर्तन पर लघु फिल्म को DD चैनलों पर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। आउटरीच एंड कम्युनिकेशन वीडियो था एक। इसने BOC अपनी क्षेत्रीय और क्षेत्रीय इकाइयों के साथ जब तक दावा नहीं तब तक ढिलाई नहीं व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। नागरिकों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया चलाए गए। देश भर में ROB ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो क्लिप और संदेशों के साथ मोबाइल वैन के माध्यम से जानकारी का प्रसार किया। मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने अपनी सभी पत्रिकाओं और रोजगार समाचारों में कोविड-19 के विषय पर कई लेख, साक्षात्कार, चित्रात्मक कहानियाँ और इन्फोग्राफिक्स प्रकाशित किए। इसके अतिरिक्त इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, कोविड-19 महामारी, इतिहास, विज्ञान और समाज भी निकाली थी। फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आया। उसने कोविड-19 के जवाब में सरकार ने दुनिया भर के स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक दवाओं, अन्य सामग्रियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम किया। इस प्रकार PPE उत्पादन क्षमता को लगभग शून्य क्षमता से हर दिन 0.5 मिलियन किट में बदल दिया गया था। भारत ने बिना शर्त महत्वपूर्ण दवाओं और दवाओं के निर्यात के लिए कई देशों से सहायता अनुरोधों की सुविधा प्रदान की। अन्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता ने भारत को इसके निर्माण का केंद्र बना दिया था। भारत ने वैश्विक स्तर पर लगभग 120 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियों की आपूर्ति की। इस तरह पैरासीटामोल की लाखों गोलियां, निलंबन IP और विभिन्न अन्य दवाएं, अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के साथ साथ कई देशों में पहुंचाई गई।
कई देशों में पहुंचाई गई थी। इन उपायों ने आम अच्छे के लिए काम करने वाले एक विश्वसनीय, भरोसेमंद और सहानुभूतिपूर्ण भागीदारी के रूप में भारत की विश्वसनीयता को मजबूत किया। हैंड सैनिटाइज़र का उत्पादन भी किया गया। महामारी की शुरुआत में बहुत स्पष्ट हो गया था कि अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। हालांकि ये भी नोट किया गया कि भारत इस तरह के सैनिटाइज़र की उत्पादन क्षमता लगभग शून्य ही रखेगा और उपलब्ध क्षमता आगामी विशाल मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। उत्पादन क्षमता में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों को शामिल किया गया। प्राधिकरण में सभी आवश्यक लाइसेंस अनुमति भी शीघ्र की गई। सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हैंड सैनिटाइज़र की उत्पादन क्षमता को केवल 10 लाख लीटर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन अधिक कर दिया गया था। 900 से अधिक डिस्टिलरी अन्य इकाइयों के संबंधित राज्यों द्वारा सैनिटाइज़र के उत्पादन के लिए आवश्यक लाइसेंस अनुमति प्रदान की गई। अब भारत भी सैनिटाइज़र का निर्यात कर रहा है। चिकित्सा उपकरणों की कीमतों की निगरानी और ऑक्सीजन सांद्रता, इसका काम था। कोविड-19 उछाल की दूसरी लहर के दौरान मांग में वृद्धि हुई तो उसके कारण देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई, जमाखोरी होने लगी, उच्च मूल्य निर्धारण होने लगे, ऑक्सीजन सांद्रता की कालाबाजारी भी हुई। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जीवन की रक्षक चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के नियमन की आवश्यकता महसूस की गई। प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए ट्रेड मार्जिन 70% पर कीमतों को सीमित कर दिया गया था। फिर भी विनिर्माताओं आयातकों के ने अपने उत्पादों को संशोधित MRP प्रस्तुत की थी। इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर ने नागरिकों के लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस प्रदान किया, जिसने महामारी के दौरान नागरिकों को डाक सेवाओं को उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम और एजेंट आधारित सेवा को लॉकडाउन के दौरान एसोसिएट डेस्कटॉप पर आवश्यक तकनीक 40 क्लाइंट एप्लीकेशन को तैयार किया, तैनात किया और ऑफ साइट शुरू कर दिया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने की हेल्प करी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PM गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंत्योदय अन्न योजना प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए प्रति माह 5 किलो की दर से खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। 3 महीने यानी अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के तहत कवर किए गए। बाद में PMGKAY का विस्तार 5 महीने की और अवधि के लिए किया गया, यानी नवंबर 2020 तक महामारी की दूसरी लहर। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा 2 और महीनों यानी मई और जून के लिए NFSA के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम प्रति माह की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न मुक्त प्रदान करने का निर्णय लिया। अब खाद्यान्नों की सुचारू खरीद भी की गई। महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि खरीद कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाना था, इसलिए किसी भी प्रकार की टोकन प्रणाली लागू की गई। बड़ी संख्या में भीड़ से बचने के लिए खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई। एक समय में किसानों की खरीद केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग स्वच्छता बनाए रखने में व्यवस्था की गई है। वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज ANBP आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खाद्य है, नागरिक आपूर्ति है, उपभोक्ता मामलों के विभागों ने फंसे हुए प्रवासियों के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 8 LMT अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया।
जो ना तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं और न ही राज्य योजना PDS कार्ड के तहत आते हैं। इसमें 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 महीने तक 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 महीने यानी मई और जून 2020 की अवधि के लिए निःशुल्क खाद्य दिया गया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय दवाओं की उपलब्धता और वृद्धि औषधि, इसमें विभाग DOP ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बीमारी के खिलाफ दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई का नेतृत्व किया। संकट की शुरुआत और परिणामी लॉकडाउन के बाद डाक विभाग ने महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मिशन मोड पर काम किया। प्रमुख कार्यों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के साथ समन्वय करना शामिल है ताकि कोविड-19 के लिए दवाओं की उपलब्धता और HCQ, पैरासीटामोल, टीके, TB, इंसुलिन, हृदय संबंधी दवाओं सहित अन्य आवश्यक दवाओं के साथ साथ उप संबंधित मुद्दों को हल किया जा सके। इष्टतम उत्पादन, रसद कमी और फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरणों का निर्यात हुआ। अब विभाग को इन दवाओं के निर्माताओं के सक्रिय सहयोग और भागीदारी के साथ देश भर में आवश्यक कोविड-19 संबंधित दवाएं उपलब्ध कराने का भी काम सौंपा गया था। दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता की निगरानी के साथ की गई थी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का समर्थन यहाँ हुआ। महामारी के दौरान कोविड-19 उपचार प्रोटोकॉल में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण दवाओं के सुचारू आपूर्ति प्रबंधन की देखरेख में DOP ने कोविड ड्रग मैनेजमेंट सेल भी स्थापित की। मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषधि आदेश 2013 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है। अनुसूचित दवाओं के सभी निर्माताओं को अपने उत्पाद बेचने होते हैं। NPPA द्वारा निर्धारित उच्चतम मूल्य के भीतर भारतीय रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन, भारतीय रेलवे ने मई 2020 में लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को स्थानांतरित करने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया था। ये विशेष ट्रेनें ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को भेजने और प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित राज्यों के अनुरोध पर बिंदु से बिंदु तक चलाई गई। रेलवे और राज्यों ने इन श्रमिक स्पेशल के समन्वय और सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। निःशुल्क खान पान सेवाएं यहाँ थी। भारतीय रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त खान पान सेवाओं का प्रावधान किया गया था। रेलवे सुरक्षाकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने, थर्मल चेकिंग आदि से जैसे अन्य प्रोटोकॉल को लागू करके महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे। उन्होंने श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों को एस्कॉर्ट किया, जिसमें उन्होंने बच्चों की डिलीवरी और चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने में मदद की थी। कई उदाहरण देखे गए जब रेलवे के कर्मचारी अपने से आगे निकल गए। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले प्रवासियों, उनके बच्चों और बुजुर्गों को भोजन भी दी, दवाई, दूध उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्य आह्वान किया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इस विभाग ने महामारी की रोकथाम पर जागरूकता और शिक्षा गतिविधियों के लिए युवा स्वयं सेवकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किए। इन स्वयं सेवकों ने हाथ धोने, फेस मास्क पहनने और सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखने, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के पालन जैसे रोकथाम के तरीकों की व्याख्या करते हुए स्थापित जानकारी और संदेश साझा किया। क्या करें क्या ना करें पर IIC सामग्री का उपयोग लोगों को महामारी और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करने के लिए किया। और व्याख्यात्मक वीडियो और सोशल मीडिया पर भी निवारक तरीकों पर जागरूकता और शिक्षा का हिस्सा थे। लगभग 2 लाख स्वयं सेवकों और अधिकारियों ने बैंकों, अस्पतालों, अनाज मंडियों, संचालन सब्जी मंडियों आदि में विभिन्न सेवाओं को सुविधा प्रदान की। भीड़ को संभाला। 27 लाख से अधिक बुजुर्ग को कोविड-19 से बचाव के लिए उनकी देखभाल की गई।
इसके अलावा बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार जैसे अभियान शुरू किए गए और कोविड से जुड़े कलंक और भेदभाव से निपटने के लिए एक कदम उठाए गए। नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा स्वयंसेवकों ने स्थानीय प्रशासन को कोविड-19 के आगे प्रसार और कोविड वैक्सीन रोल आउट के सफल कार्यान्वयन में मदद करी।